से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। नीरज कुमार सिन्हा बने बीजेपी के नए उम्मीदवार। बांकीपुर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और आपको बता दें कि नीरज 2006 में बीजेपी में शामिल हुए। नरेंद्र भारती मंडल बूथ अध्यक्ष रहे हैं। बीजेवाईएम के जिला उपाध्यक्ष भी नीरज रह चुके हैं और 2 बार मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं। तो बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता पर भरोसा जताते हुए अब नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। नए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा हैं। बांकीपुर से बीजेपी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है। और आपको बता दें कि नीरज 2006 में बीजेपी में शामिल हुए हैं। नरेंद्र भारती मंडल बूथ अध्यक्ष भी रहे, बीजेवाईएम के जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं और 2 बार मंडल अध्यक्ष भी नीरज कुमार सिन्हा रहे हैं। नीरज सिन्हा हमारे साथ हैं और पहले तो आपको बधाई कि आप युवा चेहरे को एक बार फिर से मौका मिला। अब ये यहाँ पे उम्मीदवार बनने पे कितनी खुशी हो रही है, क्या कहेंगे? खुशी तो है शीर्ष नेतृत्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नितिन नवीन जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का जो आशीर्वाद मिला है और उसको लेकर के मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ हमारे प्रदेश जी के। आपको उम्मीद थी कि यहाँ पे? ये मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि नामांकन कब कर रहे हैं? नामांकन नीरज जी कब कर रहे हैं? वो हमारे पार्टी बताएंगे। पार्टी से अभी तो अचानक मैं तो अपने बूथ पर पर्ची बांट रहा था। अचानक फ़ोन आया कि आपका नाम चल रहा है, तो लेकिन हम उतना नहीं, लेकिन यहाँ से फ़ोन आया तो हम बुलाहट हुआ तो मैं आया। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मुझे एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी इस जगह पर पहुंचाई है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ तक अभी पहुँच पाऊँगा, जो मेरा उम्र है अभी। लेकिन मैंने अपनी कार्य क्षमता से मैं बूथ अध्यक्ष का काम करता था, वहाँ पर पर्ची बांट रहा था, मुझे जानकारी मिली तो अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। शीर्ष नेतृत्व का मेरा बहुत बहुत आभार है। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि एक छोटा सा आम कार्यकर्ता को इस जगह पर चुनाव दिया है, टिकट दिया है। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार करता हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का इसके लिए बहुत आभार है मन से। मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नितिन नवीन जी का बहुत बहुत आभार है। और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी जैसे इतने अच्छे नेता जो एक बूथ अध्यक्ष से लेकर के जमीनी कार्यकर्ता को यहाँ एमएलए तक के टिकट देने के लिए यहाँ से होते हैं। और लोगों की तरह नहीं, एक बूथ लेवल के लोगों को इस जगह तक पहुंचा दिया है। इसके लिए उन सभी लोगों का शीर्ष नेतृत्व का आभार है। मैं चाहता हूं कि सभी जीत तो बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और हमारे आम जनता हम लोग के बांकीपुर नमन को बहुत बहुत आशीर्वाद देने जा रही है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो उनके कार्य को देख करते हुए आज लोग यहाँ पे देंगे। और इस बीच पटना से आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अभिषेक बंटी ने अपना नामांकन वापस लिया है। देखिए, बीजेपी ने बांकीपुर से इन्हें उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को पत्र भी लिखा है। पारिवारिक कारणों का हवाला दिया गया, यानी पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अभिषेक सिन्हा ने ये नामांकन वापस ले लिया है। अध्यक्ष संजय सरावगी जी को पत्र दिया हूं जो आपके सामने पढ़ रहा हूं। सेवा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश महोदय, सादर प्रणाम है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में एनडीए का प्रत्याशी बनाया था। उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विनम्रता के साथ आपको आगाह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। बीजेपी में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और बांकीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में चौंकाने वाली जो है वो खबर निकल करके आ रही है, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है इसमें बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं अभिषेक बंटी, उन्होंने अपना जो नामांकन है वो वापस कर लिया, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। और बीजेपी कार्यालय में आकर के उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है
कि यहाँ पे पारिवारिक कारणों से वो अपना जो उम्मीदवारी है वो वापस लेते हैं। पार्टी में जो है वो बने रहेंगे और पार्टी का काम जो है वो करते रहेंगे। यहाँ पे जैसे ही इसकी घोषणा हुई है, बीजेपी कार्यालय में खलबली मच गई है। बहुत लोगों को ये पता भी नहीं था कि यहाँ पे अगर अभिषेक बंटी आए हैं तो यहाँ पे वो नामांकन वापस लेंगे। आपको बता दें कि अभिषेक बंटी का जो यहाँ पे उम्मीदवारी की घोषणा थी वो बीजेपी के द्वारा की गई थी। और सबसे खास बात है कि यहाँ पे बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनका ये क्षेत्र है और माना गया कि पूरे बीजेपी की तरफ से ये युवा चेहरे को यहाँ पे चुना गया। और यहाँ पे आज जो है अभिषेक बंटी अपने नामांकन वापस ले लिया है। हालांकि इसका कोई कारण जो है वो नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इसका कारण सिर्फ और सिर्फ जो है वो पारिवारिक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि बीजेपी ने यहाँ पे अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया। चारों तरफ जो तमाम लोगों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री वगैरह सब लोग वहाँ पे जनसभा में हुए, बड़ा जलसा हुआ। लेकिन अचानक से अभिषेक बंटी के इस्तीफे ने, नामांकन की वापसी ने लोगों को चौंका दिया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो वहीं अभिषेक सिन्हा के नामांकन वापस लेने और बीजेपी के नए उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही अब बिहार में सियासत गर्मा गई है, जहां बीजेपी पर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो पॉकेट से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी पॉकेट से अपने चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवार देने का काम किया। ये जो भारतीय जनता पार्टी पॉकेट की राजनीति कर रही है, उसके कारण अपने ही मकर जाल में फंस गई और अंततः अभिषेक कुमार बंटी को उम्मीदवारी वापस लेना पड़ा। नामांकन के ठीक एक दिन बाद बांकीपुर से भाजपा उम्मीदवार ने नाम वापसी की घोषणा कर दी और बहाना कितना बचकाना है, पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरे पूरा परिवार बल्लियों उछल रहा था। एक मामूली साधारण कार्यकर्ता को टिकट मिलने की इतनी खुशियां थी कि पूरा परिवार ढोल नगाड़े पीट रहा था। कम से कम बहाने की स्क्रिप्ट तो अच्छी लिखवाते भाई। और सच्चाई यह है कि पार्टी की गुटबाजी सतह पर आ गई है। अमित शाह जी की परमिशन के बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भ्रम हो गया था कि वो टिकट दे सकते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण जुड़ चुके हैं। सीधे लाइव उनके साथ कनेक्ट करते हैं। रवि, अब क्या जानकारी मिल रही है, कब नामांकन होगा? और कारण तो पारिवारिक बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष ये जरूर कह रहा है कि ये स्क्रिप्ट सही नहीं लग रही। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से अचानक उम्मीदवार का जो बदलने का जो फैसला हुआ है, नामांकन वापसी हुई है, नए उम्मीदवार की घोषणा हुई है, विपक्ष को एक मौका जरूर मिला है और विपक्ष इस मौके को अपने तरीके से जो है वो चुनाव के दौरान, पूरे चुनाव के दौरान जरूर बन जाएगी। लेकिन बीजेपी जो है अब यहाँ से अपने रणनीतियों पर काम करना शुरू किया है। उनका कहना है कि नया उम्मीदवार जो दिया है वो उसी तरह का एक युवा चेहरा दिया है और खास करके एक मंडल कार्यकर्ता को जो है, मंडल स्तर के कार्यकर्ता को ही चेहरा दिया है, जिस तरीके से अभिषेक बंटी को दिया था। तो ये कहने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच में कि यहाँ पे जो है जिस तरीके से बीजेपी जानी जाती है अपने कार्यकर्ता को जगह देने के लिए, वैसे फिर से उन्होंने साबित किया है। देखिए, यहाँ पे बीजेपी से जुड़े हुए तमाम नेता जो हैं वो हमारे साथ हैं। मनोज जी, ये जो नया उम्मीदवार है, उस नए उम्मीदवार के क्या कहेंगे? एक तो जो मेरा यूथ उम्मीदवार है, इसके फादर भी, आपको मैं बता दूं, कोई एक दशक से भाजपा के साथ नहीं है। इनके फादर के नाम पर ही जिस मंडल का वो अभी मंडल अध्यक्ष है, वो उनके फादर के नाम पर ही नरेंद्र भारती मंडल है, जिसके वो मंडल अध्यक्ष हैं, उन्हीं के वो पुत्र हैं। और बहुत जुझारू और युवा कार्यकर्ता है हमारे पार्टी का, उसी पर पार्टी ने भरोसा जताया। लेकिन अब जब मैदान में जाएंगे तो विपक्ष ये भी सवाल पूछेंगे कि एक अपने उम्मीदवार को वापस लिया है, नए उम्मीदवार दिया है। नहीं, वो तो मेरा जो उम्मीदवार था अपने पारिवारिक कारणों से उसने बोला कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मेरा जो नया युवा साथी है वो बहुत ही कर्मठ, और मैं बता तो रहा हूं कि उसके फादर जिनके नाम पर उस मंडल का नामकरण है, नरेंद्र भारती मंडल, उनके उस पुत्र हैं। नामांकन कब हो रहा है? नामांकन ऑलमोस्ट अभी उम्मीदवार जो है वो तय करेंगे। मेरे समझ से मंडे को होना चाहिए। और
ये कह रहे हैं कि इनकी समझ से जो है वो सोमवार का जो है वो नामांकन है और नामांकन की जो आखिरी तारीख है 13 तारीख है, उससे पहले नामांकन भी होगा और नामांकन होने के बाद जो है वो तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो फिर से आपको दिखाई पड़ेंगे और अपनी बातें रखते हुए। लेकिन इतना तय है कि अब नए उम्मीदवार को लेकर के बीजेपी जो है एकजुट हुई है और अपने तरीके से प्रचार प्रसार में जुट गई है। जी ठीक है रवि, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो देखिए बीजेपी की तरफ से नए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है और अब सबकी नजर इसी पर टिकी है कि नामांकन आखिर कब किया जाता है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आज एनडीए की एक अहम बैठक आयोजित की गई। नाम समन्वय बैठक दिया गया, जिसमें प्रदेश एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रमुख नेता शामिल हुए। पूर्व सीएम नीतीश कुमार भी आज की बैठक में शामिल हुए। बैठक में प्रदेश सरकार की योजनाओं की समीक्षा के साथ ही संगठनात्मक एकता पर मुख्य तौर पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री आवास यानी लोक सेवक आवास पटना में एनडीए की बड़ी बैठक यहां हुई, जिसमें विकास, सुशासन और सुरक्षा पर जोर देने की बात कही गई। सरकार के साथ संगठन समन्वय और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। बैठक में जिला स्तर से मिले फीडबैक के आधार पर कार्य योजना बनाने की बात भी कही गई। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस अहम बैठक में शामिल हुए। तो बिहार एनडीए के इस महामंथन में सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। गठबंधन के सहयोगी दलों के जिला प्रमुखों से सरकारी योजनाओं की जानकारी ली गई। राज्य सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने को लेकर फीडबैक लिया गया। सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर चर्चा हुई और 20 जुलाई से शुरू होने वाले बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा की गई। एनडीए घटक दलों के जिलाध्यक्ष की बैठक में सीएम सम्राट चौधरी ने सरकार के कामकाज को जमीनी स्तर पर समीक्षा करने की सलाह दी। हर 3 महीने पर जरूरत के अनुसार बैठक बुलाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही और एक तरह से फीडबैक भी आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी की जो सरकार के द्वारा जो काम चल रहे हैं उसकी क्या प्रतिक्रिया है लोगों में। और बाद में आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी भी आए और उन्होंने भी फिर सबों को कहा कि जो बिहार को जहां तक 2005 से 25 तक जो उन्होंने पहुंचाया, अब सब लोग आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएं। संगठन की समन्वय की बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का ये संस्कार रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा एक संवाद कायम करे। उसी संवाद की ये बैठक थी जहां बहुत से जिला अध्यक्षों ने भी अपनी बातों को रखा और खास तौर से सभी नेतागण ने भी रखा, मुख्यमंत्री जी ने भी रखे और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बातों को रखा। बैठक में शामिल हुए एनडीए के 5 घटक के जिला अध्यक्ष भी बेहद उत्साहित दिखे। सभी ने ऐसी बैठकों की तारीफ की क्योंकि सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का टास्क इन्हें मिला है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं देखिए बिहार सरकार की ओर से बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को आज सरकार की ओर से बड़ी सौगात दी गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को आज पेंशन का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डीबीटी के माध्यम से सभी के खाते में पैसे ट्रांसफर किए और सभी के खाते में 1100 रुपए ट्रांसफर किया गया। इस योजना के तहत करीब 97,84,000 लाभुकों के खाते में आज कुल 1,423 करोड़ 97 लाख की राशि ट्रांसफर की गई, जो बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं के लिए बड़ी राहत होती है। पिछले साल जुलाई में पेंशन की राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि सरकार ने 10 तारीख पेंशन के लिए फिक्स कर दिया है और हर महीने निश्चित तौर पर 10 तारीख को पेंशन की राशि दी जाएगी। पहले 400 रुपये की राशि उपलब्ध होती थी पेंशन के तौर पर, इसको बढ़ाकर 1100 रुपया किया गया बिहार की सरकार के द्वारा और ये लगातार 10 तारीख को मिले, इसके लिए लगातार सभी पदाधिकारी जिला स्तर पर काम कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पर काम कर रहे हैं और भी जितने लोग हैं जिनका छूट गया है, सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि एक एक व्यक्ति को चिन्हित करें। जो वृद्धजन है उनको पेंशन मिलना चाहिए, जो विधवा बहनें हैं उनको पेंशन मिलना चाहिए और दिव्यांग जन उनको पेंशन मिलते रहना चाहिए।
मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि आज लगातार 10 तारीख एकदम डेट फिक्स करके सभी दिव्यांगजन, विधवा बहनें और हमारे जो वृद्धजन हैं 10 तारीख के आपके अकाउंट में राशि जानी है, ये सरकार के तरफ से तय है। इसलिए हर हालत में आपको मिलेगा, ये आपका अधिकार है। आपके जीवन में खुशहाली आए, यही सब सरकार के प्रयास है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने एक बार फिर इस प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कल से राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को ई शिक्षा कोष पोर्टल की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए, ये प्रक्रिया कई चरणों में होने और इसीलिए यह ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया आज से शुरू करने का विभाग का लक्ष्य था और आज से वो शुरू हो रहा है। इसमें एक डेट आएगा जिस डेट को आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन ये हमारी विभागीय प्रक्रिया से शुरू हो रही है, डिजिटल, पूरी तरह से ऑनलाइन। वो हमारा ई शिक्षा कोष का कल ट्रेनिंग होगा। बिहार के सभी अधिकारी उससे जुड़ेंगे। उनको यहाँ से जो एक्सपर्ट हैं हमारे विभाग के, वो पूरा तरह से उनको ट्रेनिंग देंगे कि इस प्रकार से आपको इसका ऑपरेशन करना है, क्योंकि पारदर्शिता के साथ शिक्षकों के ट्रांसफर एक मापदंड के आधार पर करने हैं और उसके लिए बहुत सशक्त और बहुत प्रभावी और शिक्षकों के लिए बहुत ही सुलभ, सुगम और पारदर्शी नियम बनाए गए। और इस बीच आपको आरा से बड़ी खबर बताते हैं। पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबर मिल रही है। दोनों तरफ से फायरिंग की खबर है। हथियार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अगियाओं गढ़हनी थाना इलाके का ये मामला है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो आरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी है। अगियाओं गढ़हनी थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और पुलिस की टीम आगे की कार्रवाई में फिलहाल जुटी भी है। तो पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबर आरा से आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। और अगली बड़ी खबर आपको गया जी से बताते हैं, जहां नक्सल प्रभावित लुटुआ जंगल में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सीआरपीएफ की 47वीं बटालियन ने सर्च अभियान के दौरान करीब 4 किलो वजनी शक्तिशाली आईडी बरामद किया, जिसे बाद में बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक लगाया था। वहीं आईडी मिलने के बाद पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सीआरपीएफ का कहना है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार अभियान जारी है और सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए चोरों और डकैतों ने आतंक मचा रखा है। दरभंगा से लेकर भागलपुर और गया जी तक अपराधी बेखौफ हैं और आम जनता दहशत में है। लेकिन लग रहा है कि पुलिस चैन की नींद जरूर सो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में चोरी का अभियान, सड़क हो, मंदिर हो या हो मकान, राज्य की पुलिस सोने में मस्त, चोरों की चांदी से कौन पस्त। अपराधी बेखौफ, कानून लाचार, देखे हमारे कानून का अवतार। ये 4 अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जिलों से हैं, लेकिन कहानी एक ही है। चोर बेखौफ है और आम आदमी इनकी करतूतों से सहमा हुआ है। लगता है जैसे बिहार में चोरों ने अपनी ड्यूटी लगा रखी है और कानून व्यवस्था छुट्टी पर चली गई है। शुरुआत करते हैं और इन चारों तस्वीर की कहानी आपको बताते हैं। पहली तस्वीर दरभंगा के बहेड़ी प्रखंड के जोरजा गांव की है, जहां चोरों ने भगवान को भी नहीं बख्शा। शिव दुर्गा मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने भगवान के सोने चांदी के गहने साफ कर दिए।
भक्तों ने जो श्रद्धा से दान पेटी में पैसे डाले थे, चोर उसे भी अपनी मेहनत की कमाई समझकर ले उड़े। करीब 2 लाख की चोरी हो गई, लेकिन पुलिस मामले पर मौन है। शायद इस इंतजार में है कि अब खुद भगवान आकर चोर का नाम बता जाए। सर, मंदिर का भगवती मंदिर का गेट तोड़ करके सामान मुकुट चोरी कर लिया है। 2 मुकुट है, लॉकेट है, थाली है, 2 थाली है, घंटी कमंडल, जो था पूजा का सामग्री, जो पूजा करने के लिए वो सारा चीज उठा करके ले गए। अब ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। ये भी दरभंगा से है, जहां एक डॉक्टर के घर में छत के रास्ते यमदूत बनकर बदमाश घुसते हैं, घर की महिला को बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं, हाथ पैर बांधते हैं और बर्बरता देखिए, महिला के बाल तक काट दिए जाते हैं। 20 मिनट तक बदमाश मौत का तांडव मचाते हैं और लगभग 5 लाख के जेवर लूटते हैं और आराम से निकल जाते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कानून का खौफ कहाँ है? तो जवाब है, वो तो शायद पुलिस थानों की फाइलों में बंद धूल फांक रहा है। लगभग 6 बजे दिन दहाड़े यहाँ पे जो है सो 5 डकैत के द्वारा आकर के एक घर में जबरदस्ती जबरन घुस करके एक महिला के साथ जोर जबरदस्ती करके उसका बाल काट दिया जाता है, उसको नशे की सुई दे करके उसको नशे की हालात में अधेड़ छोड़ दिया जाता है और घर से लाखों की संपत्ति लूट कर प्रशासन के नाक के नीचे से ले जाया जाता है। और अब तीसरी तस्वीर को जानने के लिए जरा भागलपुर चलिए। यहाँ चोरों का कलेजा इतना बड़ा हो गया है कि वे बीमार बच्चों के गले से भी सोने का लॉकेट और चांदी की चेन झपट रहे हैं। पीड़ित मां ब्यूटी कुमारी अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाने आई थी, लेकिन लोहिया पुल पर झपट मारों ने उसका सब कुछ छीन लिया। गनीमत रही कि वहां थकी हारी पुलिस नहीं मौजूद थी, बल्कि मौजूद थी वहां की जागरूक जनता, जिसने एक चोर को दबोच कर उसकी सजाए लूट भी तय कर दी। हालांकि दूसरा भागने में सफल रहा। शायद जनता ने पुलिस के लिए होमवर्क दिया है कि अभी हमने मोर्चा संभाला, अब आप दूसरे फरार चोर को पकड़ कर लाओ। पुल पे इसके साथ और भी था, एक और लड़का था, वो तो उधर भाग गया, काट के उधर फेंका तो उधर भाग गया, इधर आ गया तो हम पकड़ लिया। अब अंततः चौथी तस्वीर के बारे में भी जान लीजिए, जो गया जी से आई है। यहाँ देखिए, आपको लगता होगा कि चोर पेट भरने के लिए या घर चलाने के लिए चोरी करता है, लेकिन यहाँ तो चोर अपनी लग्जरी कार से आते हैं और डेढ़ा बस स्टैंड के पास खड़ी दूसरी कार को लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। अब चोर इतने निडर क्यों हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। इन्हें पता है कि हाईवे में सीसीटीवी से पकड़े जा सकते हैं, लेकिन फिर भी चोर इतने निडर हैं कि चोरी की गाड़ी लेकर जहानाबाद टोल प्लाजा भी पार कर जाते हैं। अब मजे की बात यह है कि सीसीटीवी कैमरे में आ गए, लेकिन हमारी पुलिस क्या करे? वही पुराना और घिसा पिटा डायलॉग दोहरा रही है, जल्दी पकड़ लेंगे। अब सवाल है कि मंदिर से लेकर डॉक्टर के घर तक और राह चलती महिलाओं से लेकर सड़कों पर खड़ी गाड़ियों तक हर जगह चोर आसानी से पहुंच रहे हैं, तो हमारी पुलिस इन चोरों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? चोरों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? पुलिस की गश्ती कहां है? और आखिर कब थमेगा चोरी का ये बेकाबू सिलसिला? क्योंकि लगातार हो रही इन वारदातों से जनता में खौफ का माहौल है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार, भागलपुर से आशीष रंजन और गया जी से एलन लीली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में पानापुर करियात थाना क्षेत्र के शेरू काही चौक पर गुरुवार शाम अपराधियों ने हार्डवेयर व्यवसायी सुभाष ठाकुर को गोली मार दी थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से घटना में इस्तेमाल हथियार भी जब्त किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण एसपी खुद सर्च ऑपरेशन में जुटे थे। पीछा किए जाने के बाद अपराधी घने जंगल में छिप गए थे, जिसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर उनकी तलाशी की। इसमें ड्रोन का भी सहारा लिया गया। सर्च ऑपरेशन में एक महिला सहित 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें अब कड़ी सजा दिलाने की तैयारी की जा रही है। के दौरान पता चला कि गोली जो है वो विधि विरुद्ध बालक के द्वारा चलाया गया है, जो कि सुबोध तिवारी का पुत्र है। और घटनास्थल पे सुबोध तिवारी, उनकी पत्नी और बवन ठाकुर भी अवेलेबल थे। हम लोगों ने सघन छापामारी करके सुबोध तिवारी की पत्नी अंजू देवी, बवन ठाकुर और जो सुबोध तिवारी का विधि विरुद्ध बालक जो पुत्र है, जो कि विधि विरुद्ध बालक है, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है।
साथ में एक पिस्टल की बरामदगी हुई है, एक जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है। घटनास्थल से एक खोखा भी प्राप्त हुआ है और तीनों के मोबाइल को हम लोगों ने जब्त किया है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। पुलिस की गिरफ्त में साइबर शातिर मुख्य सचिव के नाम पर ठगी करता था, खुद को मुख्य सचिव का करीबी बताता था, सचिवालय में नौकरी दिलाने का झांसा भी देता था। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी बरामद किया गया है। मोबाइल में कई दस्तावेज भी मौजूद हैं। मोबाइल की जांच में कई और राज खुल सकते हैं, ऐसी जानकारी है। तो पटना से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। प्रत्यय अमृतसर का नंबर सेव किया हुआ था, सरकारी वाला, और एक और नंबर था जो सेम प्रत्यय अमृतसर के नाम से सेव था और उस पर चैट्स करता था और स्क्रीनशॉट भेजता था लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि देखो हम बात कर रहे हैं, हम पहचानते हैं, हम तुम्हारा जॉब लगवा देंगे, और इसी नाम पे पैसा ठग रहा है। कहाँ, सचिवालय में? हाँ, सचिवालय में। फिर एक और नाम ये ले रहा है जो कह रहा है कि सचिवालय में ही नौकरी करता है, वो मेरे साथ मिला हुआ है। एक और इनके साथ अरेस्ट किया गया है जो लड़का ढूंढ के ला रहे हैं, जो बेरोजगार है, जो पैसा देने को तैयार है। तो ऐसे इन्होंने अभी तक हमारे संज्ञान में 7-8 लोग आ गए हैं जिनका पैसा लिया गया है। बड़ी खबर बगहा से है, जहां अनुमंडलीय अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत के बाद से जमकर हंगामा हुआ। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ करते हुए डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि इलाज में लापरवाही के कारण नवजात की मौत हुई, जबकि अस्पताल प्रशासन का दावा है कि बच्चा मृत ही पैदा हुआ था और इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। तो कौन जरूरत रहा चेक कर ढंग, जब हम आधा घंटा पहले चेक कर 2 घंटा पहले तो कहते लो बच्चा चलता, जब मरल होता तो कहते लो भाग बोलो, पूरा नर्स भाग पूरा नर्स भाग बोलो, एक केहू नहीं। जब ढंग नहीं कहते हॉस्पिटल में काहे बढ़ इतना करोड़ को हॉस्पिटल काहे कथी बनल है, जनता कथी बनल है। हम ओपीडी में मरीज को देख रहे थे, मुझे फोन से जानकारी मिला है कि कुछ मरीज हॉस्पिटल में टूर कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरा बच्चा डिलीवरी हुआ है, वह बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था, उसका डेथ हुआ, ये तोड़ फोड़ करना है किया गया। मैं सुन कर रहा है तो फिर देखा कि कंप्यूटर वगैरह टेबल पर तोड़ फोड़ किया गया। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। जिलों के दौरे पर निकलेंगे सीएम सम्राट चौधरी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 15 अगस्त के बाद दौरा करने वाले हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। एनडीए की बैठक में यह फैसला हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार के जिलों का दौरा करने वाले हैं। 15 अगस्त से शुरुआत होगी। विकास कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। आज एनडीए की जो बड़ी बैठक हुई उसमें यह फैसला लिया गया है। और